यहाँ पर एक और शख्सियत हमारे सामने है, रौनक चौधरी जी। जी युवा, और युवा के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और इसके अलावा व्यवसाय, तीनों विधाओं में आप पारंगत हैं। तो सर, सबसे पहली बात तो ये कि आपके बैकग्राउंड में मैं जाऊं और बताऊं कि आखिर किस परिवार से आप यहाँ आते हैं। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास बड़े संसाधन थे कुछ और बेहतर करने के, लेकिन रायसेन में, जबकि आप पुणे से पास आउट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की हुई है, फर्स्ट डिवीज़न पास आउट है, तो उसके बावजूद भी यहाँ क्यों? देखिए, कितना भी आदमी पढ़ ले, सारी चीज़ें कर ले, लेकिन उसके अंदर दिल की जो चाहत रहती है कि अपने घर वापस आके वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो तो आप जानते ही हैं। अल्टीमेटली मैं रायसेन का पैदा हुआ हूँ, रायसेन में 1994 में, और यहीं पे मैं रायसेन की गलियों में मेरा बचपन बीता है। मैं क्लास फर्स्ट तक रायसेन में रहता था। तो मेरा स्कूल भी सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल है, जो कि आज भी यहाँ का एक प्रसिद्ध स्कूल है। तो एक बचपन की जो हमेशा से यादें रहती हैं, सारी गलियाँ मैंने देखी हैं, सारे रोड्स पर मैं जाता था, हर चीज़ें मैं देखता था। तो तब से लेके हमेशा अब तक, और मैं लगातार रायसेन आता रहता हूँ, तो मैं रायसेन का डेवलपमेंट देख सकता हूँ और मैं ये देख सकता हूँ कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे। और जितना भी मैंने उसके बाद पढ़ाई परस्यू करने के लिए हम भोपाल गए, भोपाल से हम पुणे गए, पुणे में पढ़ाई करने के बाद सोचा और पढ़ने विदेश जाएंगे, बट करते करते जब मैं वापस आया, क्योंकि कोई भी आपको मास्टर्स डिग्री करने के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जब मैं वापस आया 2 साल के लिए, मैंने कहा मैं भोपाल चल के देखता हूँ। फिर जब मेरे रायसेन आना ज़्यादा चालू हुआ, क्योंकि भोपाल से रायसेन बहुत पास में है, आते आते पिताजी का देखते देखते मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो कई ज़्यादा है ना कि बाहर जाने से। सो उस तरीके से मैंने सोचा कि यहाँ पे रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट या कि बाहर जाओ और बाहर का काम करो। तो ये मुझे खींच के लाया, और यहाँ पे जितना मैं रहा हूँ, जितना मैं लोगों से मिलता हूँ, मिलने के बाद जो लोगों की आशा होती है, जो लोगों के काम हम कर सकते हैं, जो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर सकता हूँ, तो वो करने का एक जज्बा है मेरे में, और वो करने की मेरी चाहत है। जितना भी मैं कर सकता हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा मैं लोगों को करने की कोशिश करता हूँ। और जितना आप भी जानते हैं, जितना आप कनेक्ट होते हैं लोगों को, और जितना आप करते हैं लोगों के लिए, तो आप देख सकते हैं कि आप इस समाज में आप लोगों को किस तरीके से देख रहे हैं और लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं, ताकि आप अल्टीमेटली यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सको रायसेन में स्पेशली। बिल्कुल सही कहा। ये एक परस्पर एक तकनीक है कि आप मुझ में झांकिए, मैं आप में झांक लूँ, कुछ तुम मुझे पालो और कुछ मैं तुम्हें पा जाऊँ। बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपसे मैं यहाँ जो झांकना चाह रहा हूँ आप में, और ख़ास तौर से रायसेन के भविष्य में, आप पुणे में रहे, तमाम जगहों पर रहे, बाहर रहे, युवा हैं आप, और युवाओं की भागीदारी को लेकर रायसेन ही ना सही बल्कि मध्य प्रदेश को भी हम देखते हैं किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। खासतौर से जब हम 2 विषयों पर बातचीत करते हैं, एक तो आपकी आर्थिकता उन्नति के लिए व्यवसाय, तो दूसरा फिर सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए राजनीति। देखिए, मैं तो सिर्फ रायसेन की नहीं, आप पूरे देश की बात करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स की है। जो डेमोग्राफिक बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा देश में यंगस्टर्स हैं, और यंगस्टर्स के साथ साथ उनकी चाहत है कि उनको काम मिले, यहाँ देश कैसे बढ़े ताकि उनकी इनकम बढ़े, उनको काम मिले, सारी चीज़ें अच्छी हो, क्लाइमेट अच्छा हो, सारी चीज़ें अच्छी, वो बेहतर चाहते हैं, ना कि जो हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं। तो उनकी सोच यंगस्टर्स की आज की डेट में बहुत बदल गई है। अलग अलग उनको बोलते हैं जेनजी, और अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। तो मैं जो रायसेन की जनता को देखता हूँ, जो यंग लोग हैं, उनको आजकल सब सोशल मीडिया पे भी आ गया है। सो उस वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है, मतलब ऐसी बात नहीं रही कि जो रायसेन का एक गांव का लड़का है वो सिर्फ वहाँ तक सीमित है। वो चीज़ देख सकता है जो कि कोई दूसरे देश में बहुत अच्छी चीज़ चल रही है वो अपने फ़ोन पे देख सकता है। सो जो रीच है वो काफ़ी बढ़ गई है। और यहाँ पे आप व्यवसाय की बात करें तो आज की डेट में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, वो जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं,
और जिस तरीके से यहाँ पे एजुकेशन सेंटर्स आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले चालू होता है आपका एजुकेशन से। अगर आप एजुकेटेड हैं तो फिर आपको नौकरी और फिर आप अपना व्यवसाय, उसके बाद रिस्क आ जाता है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं तो आप व्यवसाय चालू करते हैं। सो सबसे बेसिक चीज़ हो गई आपका स्कूल, फिर उसके बाद हो गया आपका एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। जब आप वो कर लेते हैं तब फिर आपको वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप, हमें जज्बा है कि हम एक बिज़नेस कर सकते हैं। तो मैं लोगों को देखता हूँ कि यहाँ पे अब जैसे विधायक जी, मंत्री जी, सब लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने कितने सारे यहाँ पे अब स्कूल खोलने के लिए सीएम राइज स्कूल की स्कीम चालू करी, सीएम राइज स्कूल खुलना चालू हो गए। उसके बाद पॉलिटेक्निक यहाँ पे खुल गए हैं यहाँ पे, उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये, और आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं कि मैं तो खुद पर्सनली देख सकता हूँ कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था पहले। सिंगल रोड हुआ करती थी, अब चौड़ीकरण हो गई, हर जगह 4 लेन हो गई है, हर जगह सुंदर हो गया है। तो वो चीज़, डेवलपमेंट आप सामने से देख सकते हैं। जैसे ही ये स्कूल, एजुकेशन सेंटर्स यहाँ पे बन जाएंगे तो वहाँ से जब पढ़ने के बाद आदमी क्या करेगा, यही है कि अब मैं जॉब कर सकता हूँ, व्यवसाय बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये सब कंट्रीब्यूशन यहीं से, ग्रास रूट से चालू होता है और अल्टीमेटली इट विल, ये वहाँ तक पहुँचेगा कि यहाँ पे आदमी जॉब करेगा और फिर व्यवसाय करेगा और फिर व्यवसाय के लिए नौकरियाँ देगा लोगों को। तो मैं उस तरीके से देख सकता हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और निश्चित तौर पर किसी एक युवा का सपना और विज़न ऐसे ही होना चाहिए, जबकि आप सोशल मीडिया के सिंक्रोनाइजेशन के उस दौर में हो जब हम बिल्कुल एकदम आपस में जुड़ते जा रहे हैं। चौधरी साहब, आपने एक यहाँ पर बात कही जैन जी, और युवाओं पर आपका विशेष जो फोकस है वो नज़र आता है। लेकिन आपने भी इस वक्त सुना होगा, बहुत चल रहा है कॉकरोच। सभी नहीं सुना होगा, आप में सभी ने सुना ही होगा। इसे लेकर आप क्या एक थिंक लेकर, क्योंकि आप भी युवा हैं, मैं किसी टिप्पणी पर नहीं जा रहा और उस टिप्पणी के संदर्भ में पटाक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन युवाओं की एक जो सोच निकल कर सामने आ रही है, 20 मिलियन फॉलोअर्स हो जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। मैं नेपाल के परिदृश्य में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हिंसा थी, मैं श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में भी नहीं जाऊंगा, मैं तमिल में भी इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो भाषावाद था। लेकिन ये कौन सा वाद है जिसे आप देख पा रहे हैं? आप भी युवा हैं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब आदमी को इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस कम रहती है तो उसको ऊपर की नॉलेज रहती है, तो उसमें जब आदमी जज करता है किसी को, तब वो जजमेंट हमेशा सही नहीं होता। जब अगर वो युवा, जो ये मूवमेंट जिन लोगों ने चालू किया है, ये जो CJP करके जो इन्हें चालू किया है, कॉकरोच का वर्ड, अगर उनको नॉलेज डीप डाउन यहाँ के राजनीति की और यहाँ पे किस तरीके से भारत देश का गांव से लेके, पंचायत से लेके किस तरीके से डेमोक्रेसी और किस तरीके से ये इसका संचालन है, अगर वो सब की नॉलेज हो, और तब भी भारत में किस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं इतने फ्लुएंटली चल रही हैं, अच्छे से चल रही हैं, जिसमें कि सारे नेता ज़मीन के तौर पे जुड़ के एंड चुन के आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ से चूज़ कर लेता है, वोट मिलते हैं, सारी चीज़ें चुन के आते हैं, जनता उनको चुनती है, उसके बाद आते हैं। तो ये देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये जिन लोगों ने भी, ये युवाओं ने चालू किया है, उन लोगों को इतनी नॉलेज है कि वो उस चीज़ का डीप डाउन सोच सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे ऐसे संचालित होता है। अगर उनको वो नॉलेज हो, अगर उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया हो, अगर वो चीज़ें ज़मीनी स्तर पे देखी हो, तो मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ चालू होता। मैं इसके अगर दूसरे पहलू पर जाऊं और दूसरे पहलू पर जाने के बाद यूँ सोच लूँ कि एक युवाओं की एक सोच, क्योंकि यहाँ भविष्य की बात हो रही है और यहाँ जो है युवा भी एकत्रित हो रहे हैं, और यूँ कहा जाता है कि दरिया अलग समंदर से निकल जाते हैं जहाँ जवानियाँ फौलादों की तरह खड़े हो जाते हैं। तो नासमझी ही सही, अक्सर हमने देखा है कि जब युवा होती है, उसे मैं एक शब्द यहाँ पर कहता हूँ बड़े सम्मान के साथ, जवानी जब जोर पर होती है तो बड़े जोर और बड़ी जोर पर होती है। तो ये नहीं लगता कि एक अलग एक पटल सामने आने लगा है, एक युवाओं का भविष्य, एक सोचने का तरीका, एक उनकी यूनिटी, एक आवाज़ इंस्टाग्राम या फेसबुक की एक रील, एक किसी संवाद के आधार पर ऐसा इकट्ठा हो जाना। 1984 के आप, 1986 का मैंने तो आज तक नहीं देखा। क्या मानते हैं इसे आप? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि ये तो ऐसा तो किसी ने नहीं देखा होगा। ये सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि हर किसी की आवाज़ सुनेंगे, और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे ग्लोबली, पूरे दुनिया भर में ये आवाज़ पहुंचा सकते हैं।
तो मुझे यही लगता है कि ये युवाओं को अल्टीमेटली यही है कि उनको पता नहीं है कि क्या ज़मीनी स्तर पे चलता है। देखिए, अगर आदमी को पता रहे, अगर वो खुद गांव गया हो, अगर उस गांव के लोगों में घर घर बैठा हो, वार्तालाप किया हो, अगर उसने उस व्यक्ति ने अगर देखा हो, जिसने भी ये मूवमेंट चालू किया है, वो घर में जाके गांव में बैठ के बात करे कि आपको किस किस तरीके से सरकार सुविधाएं दे रही है, क्या क्या आपको दे रही है। तब जब भी आपका इतनी आय नहीं है, उसके बाद भी सरकार आपको कितनी सुविधाओं, सब्सिडीज़ और अलग अलग चीज़ों की सुविधाएं दे रही है, अगर वो उसको पता चले तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कभी भी मूवमेंट चालू करेंगे। और जितने भी आप देखते हैं ये मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, वो सारे शहर के लोग हैं जो बिल्कुल कट ऑफ हैं गांव से, और गांव के आदमी ने ऐसा कभी चालू नहीं किया ये। सो आप देखेंगे अगर उसको अच्छे से, तो गांव और शहर, अब शहर के लोगों को राजनीति पता नहीं होती। क्या मध्य प्रदेश के भविष्य को इस तरीके से भी मैं तलाश कर सकता हूं कि जिस प्रकार से देश में एक महिला आरक्षण दिया गया, महिला आरक्षण हो गया, उसे लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ, राजनीतिक एक परिप्रेक्ष्य है, उसमें नहीं जाते हैं। एक बिल आया, तमाम बातें हुई, उसके बाद मैं एक वर्ग देखता हूं जो पिछड़ा है, ओबीसी, उसके बाद मैं वर्ग देखता हूं आदिवासी और SC ST, वो तमाम एक वर्ग अलग निकल कर आ जाता है। युवाओं जो कि सर्वाधिक इस देश में है, क्या आप व्यक्तिगत मानते हैं कि जात पात धर्म सबसे हटकर जिस प्रकार से महिलाओं के लिए एक आरक्षण का प्रावधान हो गया, क्या वैसा युवाओं के लिए आने वाले भविष्य में जरूरी होगा संवैधानिक तौर पर? मेरे हिसाब से तो काबिलियत पे होता है सारी चीज़ें। अगर आदमी काबिल है तो वो आगे बढ़ेगा, अगर काबिल नहीं है तो उसका आगे जीवन अच्छा नहीं जाने वाला। वो आज अगर कोई आदमी बन भी जाए तो वो सस्टेनेबली आगे नहीं जा पाएगा, वो एक दौर आएगा कि वो उसका डाउनफॉल आ जाएगा क्योंकि वो काबिल नहीं है। सो मेरी जो मैं पर्सनली जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि पहले तो आप काबिल बनो, और अगर आप उस चीज़ की जिम्मेदारी ले सकते हो तब उस चीज़ को आगे लेके जाओ। तो मेरे हिसाब से तो मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मैं तो सोचता हूँ आप खुद काबिल बनो और फिर उसको आगे लेके जाए। अंतिम प्रश्न सर, किस तरीके से गढ़ना चाहेंगे? और अभी जो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी रिसेंटली, और उसमें मैंने देखा था कि युवा वर्ग के लिए एक सर्वे हुआ, और युवा वर्ग ने सर्वे में यही कहा कि किसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो निकल कर आया। बहुत कुछ करना बाकी है हमारे लिए, बहुत कुछ करना बाकी है हमारे लिए, बहुत कुछ करना बाकी है हमारे लिए। क्या लगता है आपको भी कि आपको और युवाओं को बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन किसके लिए? सरकार के लिए या सरकार को आपके लिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए, मध्य प्रदेश दूसरे, आप अगर हम मध्य प्रदेश को ही कंपेयर करें दूसरे स्टेट से, सो मध्य प्रदेश में बहुत स्कोप है यहाँ पे डेवलपमेंट का। सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हर स्टेट में होना चाहिए, उसके बाद ही आदमी की सोच बदलती है। तो जिस तरीके से अभी ये जो नया दौर आया है सरकार में कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारी इनकम, ये सारी चीज़ों पे जो फोकस करके चल रहे हैं, तो युवा को यही चाहिए। युवा क्या, मैं तो बोलूँगा हर व्यक्ति को यही चाहिए कि आदमी को अच्छी जगह रहना है, साफ़ पानी चाहिए, घर चाहिए, किसी भी महंगाई कम हो जाए, सारी चीज़ें उसको चाहिए अच्छे से। तो जिस तरीके से अभी की सरकार जो फोकस कर रही है वो इसी दौर पे फोकस कर रही है, और हमारे युवा को भी यही चाहिए। उसको अच्छे स्कूल चाहिए, उसको बच्चे को अच्छे से खेलने के लिए प्लेग्राउंड चाहिए, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी चाहिए, काम करने के लिए नौकरी चाहिए, व्यवसाय करने के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम चाहिए। तो यही सारी चीज़ें चाहिए। एक बुज़ुर्ग को उसको पेंशन चाहिए। तो अल्टीमेटली ये सारी व्यवस्थाएं ही किसी जिला को, किसी गांव को, किसी प्रदेश को, किसी देश को, यही सारी चीज़ें ऊपर लेके जाती है। और मुझे लगता है कि सरकार इन सब चीज़ों में कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है। बस ये है कि हमें एज युवाओं को इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि कहाँ से वो ये सारी चीज़ें मदद ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक प्लेटफॉर्म है, उन सब चीज़ों तक प्लेटफॉर्म तक पहुँचाना है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जोरदार ताली बजाइएगा। एक नई सोच है, एक नया विज़न यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इस विज़न को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है कि शाम की कोपट फूट चली है, दिन की चुनरी छूट चली है। शाम की कोपल
फूट चली है दिन की चुनरी छूट चली है, वो अंगारा गला नहीं है, देखो सूरज ढला नहीं है। और ये मैंने सूरज के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा, ये मैंने युवाओं के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि अभी भी उनमें लौ बाकी है, कुछ आशाएं हैं जो जल रही हैं और इस बात को भी कह रही हैं कि समझिए सर, हम भी आपके सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन सरकार भी लगातार उनकी बातों को भी सुन रही है। कहने को बहुत कुछ है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत।